साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर व्हाइट पेपर को इशू किया गया और उस व्हाइट पेपर रिफॉर्म्स को पढ़ा गया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के द्वारा और उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया गया। नाउ ये जो एक्ट है ये एक बहुत ही विशाल एक्ट है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर मैं आपसे बात करूं, ये सेकंड माइलस्टोन है जहां पर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो है एस्टेब्लिशमेंट की जानी थी। नाउ ये एक लेंदी और पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। हमारा आज का संविधान वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फीचर। सबसे पहला फीचर जो कि बात की गई थी जो कि साइमन कमीशन ने भी रिपोर्ट किया था वो था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात। अब जो है ये एक्ट कहता है कि इस्टेब्लिशिंग ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंसेस और ब्रिटिश इंडिया को मिला के, मतलब प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश इंडिया के थे और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के। नाउ इस एक्ट ने डिवाइड कर दिया था पावर्स जो कि सेंटर को दी गई, सेंटर एंड द यूनिट्स 3 लिस्ट के आधार पर। एग्जाम में आपसे लिस्ट सिस्टम पूछ लेगा कब लाया गया, तो इसी एक्ट में फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर के पास 59 आइटम्स, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के बाद पास 54 आइटम्स एंड लास्ट कॉन्करेंट लिस्ट जिसके दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार 36 आइटम्स। और जो रेजिड्यूरी पावर्स मतलब कि जो बचे खुचे सब्जेक्ट्स हैं उनको दे दिया गया था वाइस रॉय के पास। बट कभी भी ये फेडरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया कि वो इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहली तो पॉइंट है ऑल इंडिया फेडरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरकी का। डायरकी जो कि एक्सपेरिमेंट किया गया था प्रोविंसेस लेवल पर, उसको अब हटा देना था और अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लानी थी। एबॉलिश कर दिया गया डायरकी को प्रोविंसेस में और वहां पर इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उन सब को अपना जो है फ्यूचर डिसाइड करने का अधिकार दिया गया प्रोविंसेस को। अब जो प्रोविंसेस हैं वो ऑटोनमस यूनिट के रूप पर काम करेंगे, किसी का भी दबाव नहीं होगा। नाउ वहीं अगर हम बात करें, इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस में। गवर्नर को जो है, गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है जो भी डिसीजन लेगा वो मिनिस्टर से पूछ के लेगा। एंड दिस केम इनटू द इफेक्ट इन 1937 में और इसको दोबारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में। नेक्स्ट है प्रोविंसेस से जो डायरकी हटाई गई, अब उसको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा सेंट्रल लेवल पर। एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि आपको 2 एक्ट्स में दिया गया है। 1919 में भी डायरकी वर्ड पढ़ते हो और फिर 1935 में भी, इसलिए ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहां पर सेंटर में जो फेडरल सब्जेक्ट्स उनको भी बांटा जाना था रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इन द ऑपरेशन, बट ये जो डायरकी थी सेंटर में ये कभी असल में जो है आई नहीं लाइफ में। वहीं अगर हम बात करें तो बाइकैमरल मतलब कि 2 चैम्बर्स उनको इंट्रोड्यूस करना था 11 में से 6 प्रोविंसेस में। 11 में से 6 प्रांतों में अब आपका द्वै सदन प्रणाली मतलब कि 2 हाउसेस की प्रणाली उसको लागू करना था।
सो ये हैं आपके बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। अब इन स्टेट्स में और इन प्रोविंसेस में एक आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, अपर हाउस, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसको लोअर हाउस कहा जाएगा। और इन पर जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज की गई इस एक्ट के द्वारा। वहीं फर्दर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का नाना करते हुए भी दायरा बढ़ा दिया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर जो कि वर्कर्स थे इस एक्ट में। सो याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट का अब दायरा यहां पर बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया और इस्टेब्लिश बाय द जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को जो है मदद करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसको यहां पर एबॉलिश किया जाएगा। उसके जगह पर अब जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एक टीम ऑफ एडवाइजर वो प्रोवाइड की जाएगी। अब लास्ट जो एक्ट है हम उसने पढ़ा था कि वहां पर लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। अब उस लिमिटेड फ्रेंचाइजी को थोड़ा बढ़ा दिया गया और 10% लोगों को अब वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन रखा गया जो कि कंट्रोल करेगी करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री को। वहीं इस्टेब्लिश करने की बात की गई पब्लिक सर्विस कमीशन, बट ऑल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 और 2 से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए। आखिर में अगर हम बात करें तो फेडरल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई दिल्ली में विद अ चीफ जस्टिस, और इस कोर्ट को दिल्ली में जिसमें एक आपका चीफ जस्टिस होना था और 6 अदर जजेस, इसको फाइनली इस्टेब्लिश सेटअप किया गया 1937 में। सो ये तो था एक्ट ऑफ 1935। सो ये एक्ट जो है आगे जाके एक इंपॉर्टेंट एक्ट बनेगा फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द इंप्लीमेंटेशन एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको इसके प्रोविजंस समझ में आए हों। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लास्ट एक्ट, और जो कि है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके थ्रू हमें जो है आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली।